एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मतलब सबसे ज्यादा तो शर्मनाक, एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहते हैं हमें शर्म आती है जाके वहां कर्जे मांगने कि लोगों से हम कशकोल फैलाते हैं, फिर जब मिलता है तो कहते हैं मुबारक हो आपको। ये ऐसे हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पिछले 3 साढ़े 3 साल में कुछ दर्जनों उन्होंने दौरे किए हैं, मिडल ईस्ट के, दूसरे ममालिक के, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के, दूसरे ममालिक से लोग आए हैं। पता नहीं को 300 400 एमओयूज साइन हो गए कि जी $2 बिलियन के और कमिटमेंट होगी, $4 बिलियन की और कमिटमेंट, उसमें से एक पैसा नहीं आया, एक पैसा नहीं आया। जो पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको रेशो बता दिया कि पाकिस्तान 50 साल में कम तरीन सतह पर। तो ये अगर फिक्र की बात नहीं है तो मेरा ख्याल है क्या फिक्र की बात है। और इस सियासी लिहाज से जो पाकिस्तान जहाँ खड़ा हुआ है और बाकी शोबों में जहाँ खड़ा हुआ है, मीशत पर भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था मुझ पर खोकर साहब ने। आज मीशत के हवाले से हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज की सिर्फ बात नहीं करेंगे, ये जब से ये हुकूमत आई है, PDM-1 जब आई थी अप्रैल 2022 में, उसको तकरीबन 3.5 साल हो गए। 3.5 साल की कारकर्दगी का एक थोड़ा सा जायज़ा लेंगे और कहाँ पाकिस्तान खड़ा है इस वक्त, और 3.5 साल में पाकिस्तान के अवाम ने क्या हासिल किया और पाकिस्तान की अशराफिया ने क्या हासिल किया। क्योंकि एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसकी निशानदेही करना बार बार लाजमी है कि पाकिस्तान में जब मीशत की बात की जाती है तो आवाज़ें जब आती हैं कि पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त होगी मीशत, तो उसकी तरफ से आती है, अशराफिया की तरफ से आती है, जिन्होंने भर के पैसे बनाए हैं, जो आज भी पैसे बना रहे हैं, जो अगले हफ्ते भी बनाएंगे, और इतने के कभी तारीख में नहीं बनाए थे। और मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स भी दूंगा उसकी। लेकिन अब वो 3.5 साल में तमाम, जिसको आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये मैं लफाजी नहीं कर रहा, मैं अभी आपको बता भी दूंगा। रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब अच्छाई की तरफ नहीं है, बुराई की तरफ है। पाकिस्तान ने कभी 38% महंगाई नहीं देखी थी, जो 3.5 साल में पहली दफा देखी। और 38% जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 2022 2023 2024 में जो महंगाई ने पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म किया, जो उनके लिए तबाही आई है मीशत के हवाले से, लोगों ने अपनी जायदादें बेच दी, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास हो गई। और उसी की वजह से अगर हम देखेंगे पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 45% कभी भी 45%, यानी कि 11.25 करोड़ अवाम जो है गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। और यहां हर रोज जाके प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर स्टॉक एक्सचेंज में वो बेल बजाते हैं कि जी तरक्की के कितने, और देखें जी IMF ने क्या कह दिया और वर्ल्ड बैंक ने क्या कह दिया। असल हकीकत यह है, असल हकीकत कि वो 11.25 करोड़ अवाम जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, करोड़ों अवाम को पिछले 3 साल में गुर्बत की लकीर से नीचे डाला गया, करोड़ों को। और उसकी वजह से अगर आप देखें बेरोजगारी, एक तीसरा जो सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है कि मीशत अच्छी है या खराब है, 22% बेरोजगारी का रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22%। अगर 10% जिस मुल्क में होता है तो चीखें निकल जाती हैं, लोग कहते हैं कि इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। यहाँ 22%, और 22% का जिक्र नहीं होता। कभी आपने देखा है कभी प्राइम मिनिस्टर जिक्र कर रहे हो, कभी फाइनेंस मिनिस्टर जिक्र कर रहे हो, कभी पार्लियामेंट में ट्रेजरी बेंचेस से स्पीचेस हो रही हो। और जो सबसे ज्यादा फिक्रमंद बात है, जो यूथ है, जो पाकिस्तान का सरमाया है, जिसके बुनियाद पर हम कहते हैं कि हमारा यूथ बल इतना जबरदस्त है कि फ्यूचर बड़ा जबरदस्त है, उसमें 30% से ज्यादा बेरोजगारी है, 30% से ज्यादा। अच्छा, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ना 22% बेरोजगारी, कभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं बताता, ना कभी यूथ में 30% से ज्यादा। चौथे इंडिकेटर पर आ जाए कर्जों के हवाले से, बड़े इल्जाम लगाए गए जी उस हुकूमत ने कर्जे इतने ले लिए, उस हुकूमत ने। मैं सिर्फ ये आपको बता दूं, बाकी डिटेल्स तो होती रहेंगी। जब इमरान खान के 3.5 साल थे तो 19 ट्रिलियन रुपीस के कर्जों में इजाफा हुआ था। और ये मैं पाकिस्तान की हुकूमत के आदाद शुमार, 22% बेरोजगारी से या इन्फ्लेशन के जो मैंने नंबर्स बताए हैं, इसी तरह से कर्जे हुकूमत पाकिस्तान के हिसाब से 19 ट्रिलियन में इजाफा हुआ था 3.5 साल में, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। 38 ट्रिलियन रुपीस के कर्जों में इजाफा हो गया। आपने कहीं देखा वो कर्जे लगते हुए? क्या पाकिस्तान के अवाम ने उससे कोई फायदा उठाया है? क्या उनके लिए कुछ ज्यादा सहूलत पैदा हो गई है?
क्या पाकिस्तान के अवाम को रोजगार मिल गया है? क्या पाकिस्तान के अवाम एक खुशहाल होना शुरू हो गए? 38 ट्रिलियन रुपए 3.5 साल में। पहले कहते थे ना इल्जाम कि इन्होंने कहाँ किए कर्जे, तो आप बताएं पहले कि आपने वो 38 ट्रिलियन रुपीज जो आपने कर्जे लिए वो कहाँ गए? और कर्जों से मैं ये बता दूं सिर्फ यहाँ एक बीच में कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है ना आजकल, वो सिर्फ दो चीजों पर है, लोन्स और रोल ओवर्स, कि कितने आपके आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, और उस पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मतलब सबसे ज्यादा तो शर्मनाक, एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहते हैं हमें शर्म आती है जाके वहां कर्जे मांगने कि लोगों से हम कशकोल फैलाते हैं, फिर जब मिलता है तो कहते हैं मुबारक हो आपको। और दूसरा रोल ओवर जो मैं कह रहा हूं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो हम जाहिर है अप्रिशिएट भी करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, चाइना है, जिन्होंने हमें कर्जे दिए जिसके बेसिस पर, जिसकी वजह से जो आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके थोड़ा बहुत जो आपको संभाल सके हैं आप, वो उसी वजह से हैं कि जो उनके तरफ से, इन तीन ममालिक की तरफ से 10-11 बिलियन डॉलर्स इस वक्त हमारे पास पड़े हैं। और मैं यहाँ एक ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, एक मैं आऊँगा ये कर्ज़ों के हवाले से और रिजर्व्स के हवाले से, बट जिस तरह मैंने कर्ज़ों का कहा था, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट अगेन एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है। पहले इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर तरक्की होगी, फिर जॉब्स क्रिएशन होगी, फिर खुशहाली आएगी, फिर टैक्सेस में इजाफा होगा। अब आप इन्वेस्टमेंट की हालत देख लें, 2 साल पहले SIFC बनाई गई और अब मुबारकबाद दी गई कि इससे जो है 100 बिलियन डॉलर जो है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। आई कितनी है वो तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन जो रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान की तारीख में पिछले 50 साल इन्वेस्टमेंट रेशो पाकिस्तान की 50 साल की कम तरीन सतह पर है, तो वो 100 बिलियन डॉलर या 75 बिलियन डॉलर जो आने थे वो कहां से आने थे? ये ऐसे हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पिछले 3-3.5 साल में को दर्जनों उन्होंने दौरे किए हैं, मिडल ईस्ट के, दूसरे ममालिक के, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के, दूसरे ममालिक से लोग आए हैं, पता नहीं को 300-400 MOUs साइन हो गए कि जी 2 बिलियन डॉलर के और कमिटमेंट होगी, 4 बिलियन डॉलर की और कमिटमेंट, उसमें से एक पैसा नहीं आया, एक पैसा नहीं आया। जो पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको रेशो बता दिया कि पाकिस्तान 50 साल में कम तरीन सतह पर। सो ये अगर फिक्र की बात नहीं है तो मेरा ख्याल है क्या फिक्र की बात है। और इस सब का जो निचोड़ होता है, सबका निचोड़ होता है, जिसको आप कहते हैं कि पाकिस्तान की अगर आपने मीशत को देखना है तो आप किस तरह से मुवाजना करेंगे कि आज के अदवार को पिछले अदवार से, या 70 से, या 90 से, या दूसरे कंट्रीज के रीजन से, लाइक बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ग्रोथ रेट, GDP ग्रोथ रेट इस वक्त जो पिछले 3 साल का, क्योंकि हम 3 साल का मुवाजना कर रहे हैं, तो एवरेज ग्रोथ रेट 1.62% है, 1.62% एवरेज ग्रोथ रेट है। जो पाकिस्तान की कोई भी 3 साल का आप पीरियड ले लें, हिस्टोरिक पीरियड ले लें, कम तरीन शरह है। बल्कि इसके बाद अगर 3 साल का कोई मुवाजना ले तो 3.55% है। सो आधी से भी कम लेवल है आपकी ग्रोथ रेट का, 1.62%। और उसकी वजह से अब आप अगर इसको कंपेयर करें 1.62% को, आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज 2.6% है। तो अगर 2.6% तो पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है और ग्रोथ आपकी 1.6% है, तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जाहिर सी बात है कि लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे, जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जाहिर सी बात है कि महंगाई होगी। और महंगाई पर मैं एक कमेंट कर दूं कि बहुत से हुकूमती अहदेदार इसका जवाब देंगे कि अब तो हम लें, आपने डिप्रेस कर दिया है, आपने डिमांड डिप्रेस कर दी है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीद। तो उससे आप एक और अशारिये की तरफ आते हैं, कुव्वत खरीद, कि पाकिस्तान के अवाम की कुव्वत खरीद के साथ हुआ क्या पिछले 3 साल? पाकिस्तान के आदाद शुमार है 60%। अगर उसकी एक दूसरी छोटी सी सादा मिसाल ये है कि जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपए थी अप्रैल 2022 में, उसकी कुव्वत खरीद आज 20,800 रुपए। अब आप जरा डिफरेंस देखें कि उसको आपने किस, अगर वो भी 50,000 कमा रहा है, क्योंकि 50,000 कमाने वाले 20,800 के बराबर है आज का, जो उस वक्त का 50,000 रुपए था। तो आपने जिसको परचेजिंग पावर कहते हैं या कुव्वत खरीद कहते हैं, उसमें आपने जो तबाही की है।
और एक जो बहुत ही लाजमी जुज है जिस पर सबसे कम बात होती है, हुकूमती नुमाइंदा तो कभी नहीं कोई करता, और ये अफसोसनाक बात है कि जिसको आप कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिससे खुशहाली पता चलती है, पाक अवाम की जो खुशहाली है या वेलफेयर उससे पता चलती है, जिसमें तालीम, सेहत, साफ पीने का पानी और दूसरे जो बेसिक चीजें हैं या इलाज। अब पाकिस्तान का अगर आप HDI देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पिछले 3 साल में बतदरीज खराब से खराब से खराब होता चला गया। आज उसकी जो पोजीशन है 160, नाक बात है, क्योंकि वो उसका ताल्लुक अवाम से है। उस पर कोई अशराफिया नहीं बोलेगा, उस पर कोई नहीं बात करेगा कि जी स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स कहां पहुंच गया, उस पर कोई बात नहीं करेगा। 168, 2 करोड़ 70 लाख बच्चे पाकिस्तान के स्कूल नहीं जा सकते। पाकिस्तान में 40% इलिटरेसी है, 60% यानी कि लिटरेसी रेट है। जितने ममालिक आप उठा के देख लें जिनसे हम मुकाबला करते थे, वो कहां पहुंच गए। मलेशिया को देख लें, इंडोनेशिया को देख लें, श्रीलंका को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, 90s में लिटरेसी रेट पहुंच गया, 96, 97। और इसकी वजह से खुशहाली आई है। पर कैपिटा इनकम उनका देख लेंगे कहां से कहां पहुंच गए। हम सिर्फ इसमें खुश होते हैं जियो पॉलिटिक में कि जी हमें व्हाइट हाउस में बुला लिया, तो हम समझते हैं ये हल है पाकिस्तान की मीशत को ठीक करने का। अगर ये हल होता तो सन 60 में अयूब खान को भी बड़ा रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया, बार बार। आप जब तक इन चीजों को फिक्स नहीं करेंगे इंटरनली, अपना टैक्स सिस्टम, अपना एजुकेशन सिस्टम, अपना हेल्थ सिस्टम, 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और जो स्कूल जा रहे हैं पब्लिक स्कूल, उसकी तालीम हमें पता है। आप जाके सिंध में और बलूचिस्तान में देख लें कि उसके पास पढ़ाने की फैसिलिटीज तक नहीं है, क्लासरूम्स तक नहीं है, टॉयलेट्स तक नहीं है। अब इसमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा जबरदस्त है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम को सच बताना चाहिए कि पाकिस्तान का फ्यूचर बच्चों की तालीम से मुंसलिक है। जैसे हम अपने घर में करते हैं, जैसे हम अपने घर के बच्चों को करते हैं, तो वो जो बैठा है जो स्कूल नहीं जा रहा है वो भी हमारा बच्चा है। अगर हम उसके लिए फिक्रमंद नहीं, हम तो जिक्र ही नहीं करते हैं, तालीम का कभी जिक्र करते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त भी, बावजूद इसके कि हम सबसे पीछे हैं, इस वक्त भी जो बजट पास हुआ है, पाकिस्तान का जो एजुकेशन टू GDP परसेंटेज है, वो अभी भी रीजन में सबसे कम है। और जो दूसरे ममालिक जो हमारे साथ हैं, 20 ममालिक, वो सब सहारन अफ्रीका के हैं। हम किसी के साथ नहीं कम्पीट कर रहे, हम कहीं भी नहीं आगे गए, हम बतदरीज पीछे चलते जा रहे हैं। इसके अलावा आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का देख लिया, तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए बोल बोल के, हम सुन सुन के वजीर आजम साहब को थक गए कि जी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम सर्कुलर डेट का ये कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन ट्रिलियन रुपीस नुकसान बर्दाश्त कर रही है पब्लिक सेक्टर। कौन पे कर रहा है? मैं और आप और ये गरीब आवाम पे कर रहे हैं। और इससे मुझे ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि अशराफिया वर्सेज अवाम। जब आप ये कहते हैं कि मीशत स्टेबल हो गई है, डिफॉल्ट से हम निकल के आ गए हैं और स्टेबल हो गई है, बिल्कुल स्टेबल हो गया है। किसके लिए स्टेबल हो गया है? अशराफिया के लिए स्टेबल हो गई है। अगर स्टेबल होती तो 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ना होते। सो हमेशा सवाल ये है, हमारा हुकूमत से भी सवाल ये है, आप जब मीशत की बात करते हैं और कहते हैं स्टेबल हो गया और ये डिफॉल्ट की भी असर है, सब मैं बात करूंगा। बहुत से बहाने किए गए। भाई आप सीधा सीधा कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारे आइन में लिखा हुआ है, हम वो करने जा रहे हैं। एक रीजन ये दिया गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2-3 नंबर दे देता हूं। और आप डिफॉल्ट उस वक्त होता है जब आपके पास डॉलर्स में कमी होती है। और आप ना करें, जून 2023 $4 बिलियन, तो डिफॉल्ट 17 बिलियन पर होना था या 4 बिलियन पर होना था? 4 बिलियन जब रह गए थे तो आपको याद होगा कि वजीर आजम वहां पेरिस में MD के पास IMF की इसहाक डार साहब ने तो भगा दिया था, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम 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 होते चले गए। और मार्च के मिडल में 2 हफ्ते पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेट बैंक के पास $15 बिलियन थे। आप खुद बताएं कि $15 बिलियन पर कोई खतरा था या $4 बिलियन पर खतरा होगा? और स्टोरी ये बना दी गई कि हम रियासत को बचाने के लिए हमने अपनी सियासत खत्म कर दी। भाई आपने कोई रियासत को बचाने के लिए नहीं की थी, आपने पावर लेने के लिए की थी अपने कर से। मैं एक लास्ट में स्कैम्स की बात कर लूं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्कैम्स हुए हैं पिछले 3.5 साल में। दो जो सबसे ज्यादा, ये एक तो मिथ थी ना, इसको ठीक करने की जरूरत थी जो मैंने किया है। बाकी सवाल आप बेशक करते रहिएगा। एक तो अभी हमने देखा चीनी का स्कैंडल। अब मसला ये है कि स्कैम होता क्या है? वो स्कैम ये होता है कि जो हुकूमत में बैठे हैं, जो अशराफिया है,
वही फैसला साजी कर रही है। अभी ऑडिटर जनरल ने 10 दिन पहले नेशनल असेंबली की कमेटी में ही कहा कि 300 बिलियन रुपए शुगर ओनर्स की जेब में गया है। 300 बिलियन किसकी जेब में गया? गरीब अवाम की जेब से गया है। वजीर आजम ने जब सब हो गया, लूट लिया, अवाम को तबाह कर दिया, तो उन्होंने कहा कि जी मैं शुगर माफिया को कन्फ्रंट करूंगा। तो पहले तो आप अपने साहबजादा जो है वो भी तो शुगर माफिया का हिस्सा है, उनको तो कन्फ्रंट करें ना, उनके तो ऑडिट करवाएं ना, इन सब का ऑडिट करवाएं जो फैसला साजी में शामिल है। फैसले भी आप कर रहे हैं एक्सपोर्ट के और फैसले भी आप कर रहे हैं इंपोर्ट के। सिर्फ इसी तरह से एक वीट स्कैंडल आया था। अब वीट स्कैंडल में भी 300 बिलियन की हेरा फेरी हुई, 300 बिलियन की। लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट आ गई ऑडिटर जनरल। अब आवाम बैठ के ये इंतजार कर रही है कि वो आपस में इस चीज पर लड़ रहे हैं। ये नहीं कोई डिनाई कर रहा कि अवाम को 300 बिलियन रुपए का थूक लगाया, ये कोई भी नहीं बात कर रहा, ये कोई भी नहीं डिनाई कर रहा। लेकिन डिनाई क्या कर रहे हैं कि वो काकड़ साहब कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत में तो ये वाला फैसला नहीं, ये वाला हुआ था। पीडीएम की जो जाने वाली हुकूमत थी वो कहते हैं कि ये नहीं, ये हमने नहीं किया था, ये तो केयर टेकर ने किया था। और उसके बाद जो नई हुकूमत आती है उन्होंने कहा जी हमने तो कोई फैसला ही नहीं। हालांकि तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल थे। और मेरे नजदीक केयर टेकर थी या पीडीएम 1 थी या पीडीएम 2, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम सेटअप जो अप्रैल 2022 में शुरू हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें थी। बाकी आपको पता है मीशत का हालत, एग्रीकल्चर सेक्टर ले लें, 5 मेन क्रॉप्स लॉस में, 5 मेन क्रॉप्स पाकिस्तान की लॉस में। हमें बताया गया कि हम पता नहीं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेके आएंगे। इंडस्ट्री की आपने हालत देखी, पूरा साल 2 साल गुजर के नेगेटिव लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चल। अभी आप कौन सा शोबा है जिसको आपने ठीक किया? क्या आपने प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दी है? क्या आपने वेजेस इंप्रूव कर दिए हैं जो आम मजदूर है उनके लिए? कोई एक चीज आप बता दें। महंगाई, बेरोजगारी, पॉवर्टी, ग्रोथ, कोई भी है। ये तो मैंने छोटा सा आपको एक नक्शा पेश किया है जिसकी आप डिटेल्स में जा सकते हैं। लेकिन फ्रॉम स्कैम्स, करप्शन, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह जो महमूद अचद से साहब ने भी बात की थी, असद कैसर साहब ने भी बात की थी, मीशत जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, मीशत नहीं होती। कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा ऐसे मुल्क में जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस हद तक हो, जहां इस किस्म की जुडिशरी बैठी हो जो कि बिल्कुल फैसले जो बताए जाते हैं वो इंप्लीमेंट करती है। इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस चाहिए कि क्या जुडिशरी हमारे हक में फैसला करेगा या नहीं करेगा। आपको सारी की सारी ये चीजें ठीक करनी पड़ेगी। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक ही तरीका है कि आप फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं और उनको पार्लियामेंट में आने दें जो कि अवाम के वोट से आए, ना कि वो जो फॉर्म कोई नहीं मानता।